नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। व्याकरण पाठों की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे पाठ कारक। बच्चों, इस समय स्क्रीन पर आप कुछ वाक्य देख रहे हैं। इन्हें पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। खरगोश गाजर खिलाओ, शिक्षक दिवस बच्चों गुरुजी उपहार दिया, पुलिस सिपाही चोर डंडे पीटा, राम रावण तीर मारा, शिवा पिताजी पत्र लिखा। ये सभी वाक्य अधूरे हैं, यानी कि शब्द तो हैं, सार्थक भी हैं, परंतु अर्थ की उपलब्धि नहीं हो पा रही है। यहाँ संज्ञा शब्दों के बीच संबंधों को स्पष्ट करने के लिए कारकों की आवश्यकता है। चलिए अब इन वाक्यों को फिर से नए रूप में देखते हैं। खरगोश को गाजर खिलाओ, शिक्षक दिवस पर बच्चों ने गुरुजी को उपहार दिया, पुलिस के सिपाही ने चोर को डंडे से पीटा, राम ने रावण को तीर से मारा, शिवा ने पिताजी को पत्र लिखा। तो देखा आपने, जैसे ही अपूर्ण वाक्यों के मध्य हमने कारक चिन्हों का प्रयोग किया, ये सभी वाक्य सार्थक बन गए और इनका वाक्य की क्रिया और अन्य शब्दों के साथ भी संबंध जो है स्पष्ट हो गया। तो बच्चों, ये स्पष्ट है कि हिंदी भाषा में कारकों की अनदेखी नहीं की जा सकती। कारक जो हैं वाक्यों के अर्थ तो स्पष्ट करते ही हैं, साथ ही परस्पर संबंधों को भी स्पष्ट करते हैं। इस आधार पर अगर हम कारक को परिभाषित करें तो हम कहेंगे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के साथ क्रिया के संबंध को कारक कहते हैं। इन संबंधों को प्रकट करने के लिए जिन शब्द चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कारकीय चिन्ह, विभक्तियाँ या परसर्ग के नाम से जानते हैं। बच्चों, कारकों से यह स्पष्ट होता है कि अमुक संज्ञा या सर्वनाम वाक्य की क्रिया के साथ किस प्रकार की भूमिका निभा रहे हैं। अब जानते हैं कारकों के भेद के बारे में। तो कारकों के 8 भेद माने गए हैं। हिंदी के सभी कारक और उनकी विभक्तियाँ देखते हैं। सबसे पहला है कर्ता कारक, विभक्ति चिन्ह है ने, कर्म कारक को, करण कारक से के द्वारा, संप्रदान कारक के लिए, अपादान कारक से पृथकता के लिए प्रयोग में आता है, संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण कारक मैं, पर, संबोधन कारक हे, अरे। चलिए अब इनको विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्ता कारक की। तो बच्चों, शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे दीपक साइकिल चला रहा है, रमा ने दौड़ लगाई आदि। इन वाक्यों में दीपक या रमा जो हैं कार्य के करने वाले हैं, ये दोनों कर्ता कारक के उदाहरण माने जाएंगे। नॉर्मली वाक्य का कर्ता जो है चेतन होता है, यानी जागृत होता है, सजीव होता है, पर कभी कभी प्राकृतिक शक्ति या पदार्थ भी कर्ता के रूप हो सकते हैं। जैसे बादल गरज रहे हैं या सूर्य चमक रहा है। इन वाक्यों में बादल और सूर्य जो हैं प्राकृतिक शक्ति है। इसके बाद बात हम करते हैं कर्ता कारक की विशेषताओं की। तो बच्चों, कर्ता कारक की विभक्ति है ने। कभी कभी कर्ता कारक के साथ हम इस विभक्ति का प्रयोग नहीं भी करते, यानी कि कर्ता कभी ने सहित होता है और कभी ने रहित हो सकता है। भूतकालीन पूर्ण सकर्मक क्रियाओं के साथ ही ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रमा ने खाना खाया, तो यहाँ पर क्रिया जो है पूर्ण हो चुकी है और सकर्मक भी है। कर्ता कारक की पहचान की बात करें तो इसकी पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ कौन या किसने प्रश्न कीजिए। उत्तर में जो भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द प्राप्त होगा वही हमारे वाक्य का कर्ता होगा। कभी कभी कर्ता के साथ को, से या के द्वारा जैसे विभक्तियों का प्रयोग भी कर लिया जाता है। ये अपवाद स्वरूप हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो राम को यहाँ नहीं आना चाहिए था,
या कमला से गीत गाया गया, या रोगी के द्वारा चला नहीं गया। तो यहाँ पर राम को कमला से या रोगी के द्वारा जो हैं कर्ता कारक शब्द हैं। अब बात करते हैं कर्म कारक की। वाक्य के जिस शब्द पर कर्ता द्वारा की गई क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे सोनम अखबार पढ़ रही है, माँ ने रमा को बुलाया आदि। तो इन वाक्यों में अखबार या रमा को जो है कर्म कारक हैं, क्योंकि इन दोनों शब्दों पर कर्ता द्वारा की जा रही क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। विशेषता देखें तो बच्चों कर्म कारक में को विभक्ति का प्रयोग होता है, पर कभी कभी हम इस विभक्ति का प्रयोग किए बिना भी काम चला लेते हैं। इसका यानी कि को विभक्ति का प्रयोग केवल प्राणीवाचक कर्म के साथ होता है, अप्राणीवाचक कर्म के साथ हम इसका प्रयोग नहीं करते। जैसे राम ने आम खाया, तो यहाँ पर आम जो है कर्म है, और क्योंकि अप्राणीवाचक है इसलिए यहाँ विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कर्म कारक की पहचान की बात करें तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ क्या, किसे अथवा किसको प्रश्न कीजिए। उत्तर में जो भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द प्राप्त होगा वही कर्म कारक होगा। जैसे सुमन ने गीत गाया, क्या गाया? गीत। तो यहाँ गीत कर्म होगा। कभी कभी वाक्य में दो कर्म का प्रयोग भी होता है, जैसे माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। अब यहाँ पर वाक्य में दो कर्म हैं, बच्चे को और दूध। बच्चों जिन वाक्यों में दो कर्म आते हैं उनमें एक मुख्य कर्म होता है और दूसरा गौण कर्म होता है। तो मुख्य कर्म की विशेष तौर पर दो पहचान होती हैं कि एक तो उसके साथ किसी भी प्रकार की विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता, और दूसरा वह क्रिया के बिल्कुल समीप होता है। तो इस वाक्य में अगर हम देखें तो पिलाया क्रिया के समीप वाला कर्म है दूध, यानी कि वह मुख्य कर्म है, और बच्चे को जो है वह विभक्ति के साथ भी है और इसीलिए वह गौण कर्म के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं करण कारक की। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है हम उसे करण कारक के नाम से जानते हैं। जैसे बच्चे ने पेंसिल से चित्र बनाया, या हमने मक्खन के साथ पराठा खाया। तो इन वाक्यों में पेंसिल से या मक्खन के साथ जो हैं करण कारक हैं, क्योंकि इनकी सहायता से ही क्रिया संपन्न हो रही हैं। विशेषता की बात करें तो करण कारक की विभक्तियां हैं से, द्वारा या के साथ आदि। दूसरा, करण कारक का प्रयोग किसी कारण या रीति का बोध कराने के लिए भी किया जाता है। जैसे वह बीमारी से मर गया, यहाँ बीमारी कारण है। और दूसरा एग्जाम्पल, हमने उनकी बात ध्यान से सुनी, तो ध्यान से यहाँ पर रीति का बोध कराती है। करण कारक को पहचानने के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से किससे, किसके द्वारा प्रश्न कीजिए। उत्तर में जो भी संज्ञा शब्द हमें प्राप्त होगा वही करण कारक होगा। जैसे राम ने डंडे से कुत्ते को डराया, तो इस वाक्य में डराया क्रिया से यदि प्रश्न किया जाए कि किससे डराया, तो उत्तर मिलेगा डंडे से डराया, यानी कि डंडे से जो है करण कारक है। इसके बाद बात करते हैं संप्रदान कारक की। तो बच्चों जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मैं उसके लिए पुस्तक लाया, या माताजी ने भूखे को खाना दिया। तो यहाँ पर उसके लिए या भूखे को, तो ये वो हैं जिनके लिए क्रिया की जा रही है, इसलिए इन्हें संप्रदान कारक के अंतर्गत रखा जाएगा। यानी कि संप्रदान कारक में किसी के प्रति कुछ देने का भाव जो है छिपा रहता है। पहचान की बात करें तो संप्रदान कारक की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से यदि किसे, किसको, किसके लिए जैसे प्रश्न किए जाएं, तो उत्तर में जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द प्राप्त होता है वह संप्रदान कारक होता है। जैसे मैंने रमेश को एक पुस्तक दी, किसे, तो उत्तर मिलेगा रमेश को। तो यह जो है संप्रदान कारक है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है कि को परसर्ग का प्रयोग कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में किया जाता है। अतः हमें ध्यान रखना चाहिए, इनके अंतर को विशेष रूप से समझकर ही प्रयास करना चाहिए प्रयोग का।
तो आप देख लेते हैं क्या है अंतर कर्म कारक और संप्रदान कारक में। तो कर्म कारक में जिस शब्द के साथ हम को विभक्ति का प्रयोग करते हैं उसी शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। जैसे सुनीता ने सुमन को पढ़ाया, यहाँ पढ़ाने की क्रिया का फल जो है सुमन पर पड़ रहा है, यानी सुमन कर्म कारक है। जबकि संप्रदान कारक में को विभक्ति का प्रयोग के लिए या के वास्ते के अर्थ में किया जाता है। इसमें कुछ देने का भाव होता है। जैसे मैंने बच्चे को एक रोटी दी, तो यहाँ पर बच्चे को जो है संप्रदान कारक है, क्योंकि मैं उसमें कुछ देने का भाव वहाँ पर प्रकट हो रहा है। इसके आगे देखते हैं अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, तो यहाँ पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, इसलिए ये अलग होने का भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है, तो हम इसे कहेंगे ये अपादान कारक है। अपादान कारक की विभक्ति है से, और करण कारक और अपादान कारक दोनों में से का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन जहाँ करण कारक में से जो है किसी प्रकार से सहायता करता है, यानी उसके द्वारा काम किया जाता है, जबकि संप्रदान कारक में से जो है अलग होने के भाव को प्रकट करता है। उदाहरण से देखते हैं, वह गाड़ी से मुंबई गया, जबकि वह गाड़ी से गिर गया। तो यहाँ पर पहले उदाहरण में गाड़ी से मुंबई गया में गाड़ी से जो है करण कारक है, क्योंकि उसके द्वारा वह मुंबई जा रहा है। जबकि अपादान कारक के उदाहरण में गाड़ी से गिर गया, यानी गाड़ी से अलग होकर गिर गया। पहचान की बात की जाए तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से किससे या कहाँ से प्रश्न करने पर प्राप्त संज्ञा शब्द, इसका उदाहरण होगा। संबंध कारक। एक संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द रूप को संबंध कारक कहते हैं। जैसे मीता के पिताजी डॉक्टर हैं। दूसरा, मीरा की बहन बहुत सुंदर है। यह मेरी साइकिल है। ये मेरे मित्र हैं। बच्चों, यहाँ इस वाक्य में देखें तो मीता के या मीरा की या मेरी या मेरे जो हैं, इन सभी से वाक्य की दूसरी संज्ञा के साथ संबंधों का बोध हो रहा है, अतः इन सभी शब्दों को हम कहेंगे संबंध कारक। संबंध कारक के चिन्हों की बात करें तो का, के, की या रा, रे, री या ना, नी, ने आदि का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। काके की का प्रयोग जहाँ संज्ञा शब्दों के साथ किया जाता है, वहीं रा, रे, री या ना, ने, नी का प्रयोग जो है सर्वनाम शब्दों के साथ किया जाता है। पहचान की बात करें तो क्रिया के साथ जब हम प्रश्न करते हैं किसका, किसके या किसकी, तो जो हमें उत्तर के रूप में संज्ञा या सर्वनाम शब्द प्राप्त होता है वह हमारा संबंध कारक शब्द होगा। इसके बाद बात करते हैं अधिकरण कारक की। बच्चों, क्रिया के होने के स्थान या काल को बताने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे स्थान बोधक की बात करें तो गिलहरी पेड़ पर बैठी है, वह इस घर में रहता है। यहाँ पर पेड़ पर या घर में जो हैं ये शब्द अधिकरण कारक हैं, क्योंकि इनसे क्रिया के होने के स्थान का बोध हो रहा है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं काल बोधक की। तो जैसे वह शाम को आएगा या विवाह दिसंबर में होगा, तो शाम को या दिसंबर में, इनसे क्रिया के होने के काल का बोध हो रहा है, अतः यह दोनों भी अधिकरण कारक हैं। विभक्ति चिन्ह की बात करें तो मैं और पर इसके विभक्ति चिन्ह हैं। पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से यदि हम कहाँ, कब जैसे प्रश्न करें तो उत्तर में जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द प्राप्त होगा वही अधिकरण कारक का उदाहरण होगा। अब देखते हैं संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा, बुलाया या सावधान किया जाए उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे बेटा, तुम कहाँ खो गए थे? बच्चों, ध्यान से सुन लो। शाबाश, खूब मेहनत करो।
वाह क्या छक्का मारा है। बच्चों ध्यान रखें, सर्वनाम शब्दों में संबोधन कारक नहीं होता। संबोधन कारक का प्रयोग हमेशा वाक्य के प्रारंभ में ही किया जाता है। कई बार किसी नाम पर जोर देकर भी संबोधन कारक का काम चला लिया जाता है, जैसे बालकों मेरी बात ध्यान से सुनो। कई बार संबोधन शब्दों का भी किसी संज्ञा के साथ नहीं बल्कि अकेले प्रयोग किया जाता है, जैसे अरे उधर क्यों जा रहे हो। इस तरह बच्चों हम देखते हैं कि हिंदी जो है कारक प्रधान भाषा है और शब्द को पद बनाने का महत्वपूर्ण कार्य जो है कारक के द्वारा ही किया जाता है। तो आशा करती हूँ आज का मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की सूचना जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।